हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डिग्री प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। आज के यूट्यूब सेशन में जो हम करने जा रहे हैं वो है BCOC 137 BCom जी के जो 23 जून 2023 को जो आपका एग्ज़ाम है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे आपके लिए ये, और यहीं से ही आपका पूरा पेपर डिज़ाइन होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने आपके इस वीडियो में लिए हैं। मुझे दिसंबर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए उसी एग्ज़ाम को मैंने पिकअप करा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। BCom जी के सब्जेक्ट कोड BCOC 137 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थ्योरी पोर्शन को हम पूरे को कवर करेंगे। इसमें थ्योरी पोर्शन मैक्सिमम है, आप इसी को अगर कर लेते हैं वीडियो को, इसी से आप बहुत ही अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। वीडियो बाइलिंगुअल फॉर्म में होगी। कमेंट्स भी बहुत आते हैं कि सर हिंदी में लाइए, इंग्लिश में लाइए। मेरी वीडियो बाइलिंगुअल फॉर्म में होती है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझकर बड़ी आसानी से आंसर दे पाएंगे वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयरों को वापस खरीदने की शर्तों की व्याख्या कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए सीधा चलते हैं इसके आंसर की तरफ। चलिए पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ परचेसिंग इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी ईदर फ्रॉम फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर्स। एक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के अंशों को अपने स्वतंत्र कोष, प्रतिभूति, प्रीमियम खाते या अंशों अथवा प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि से क्रय करने के अंशों की क्रय की वापसी कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 1999 की धाराएं 77A, 77AA तथा 77B कंपनियों को अपने स्वयं के अंशों को क्रय की वापसी अनुमति विशेष शर्तों पर करती है। यह शर्तें इनमें से इस यूनिट के भाग 3.2 का अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कंडीशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर, जो पहली कंडीशन है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑथराइज बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी कि अंशधारियों के अधिरोष रोकड़ लौटाना। दूसरा पॉइंट, द स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। प्रति शेयर सॉरी मैं हिंदी में थोड़ा गलत पढ़ गया हूँ। अंशों की शर्तों की वापसी को दोबारा हिंदी में पढ़ूंगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, क्रय वापसी कंपनी के अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, कंपनी की साधारण बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इंग्लिश में, द बायबैक ऑफ शेयर शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। तीसरा, अंशों की क्रय की वापसी कंपनी के प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त संचयों के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट इंग्लिश में, आफ्टर सच बायबैक द डेब्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। ऐसी क्रय वापसी के पश्चात ऋण क्षमता अनुपात 2:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द 12th month ऑफ द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन द बायबैक शुड बी कंप्लीटेड, यानी कि क्रय वापसी विशेष प्रस्ताव के पारित करने के 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। 6 पॉइंट, ऑल द बायबैक शेयर शुड बी फुली पेड अप। क्रय वापसी के सभी अंश पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए। A declaration of company should be filed with the registrar of the companies and security exchange board of the India, यानी कि SEBI, in the form of an affidavit। कंपनियों के रजिस्ट्रार तथा सेबी के पास एफिडेविट के प्रारूप पर कंपनी द्वारा इस आशय की घोषणा फाइल करनी चाहिए। द सिक्योरिटीज शुड बी लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। प्रतिभूतियों किसी भारतीय स्टॉक विनिमय में सूचीबद्ध होनी चाहिए। विद इन 7 days ऑफ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक द कंपनी शैल एक्सटिंग्विश और फिजिकली डिस्ट्रॉय सच शेयर्स। क्रय की वापसी के पूर्ण होने पर अंतिम तिथि के 7 दिन के भीतर कंपनी ऐसे अंशों को भौतिकी रूप से नष्ट कर देगी।
Company shall not make further issue of shares within a period of 24 months except the issue of bonus share after completing the buyback of share. अंशों की क्रय वापसी का कार्य पूर्ण होने के आगामी 24 महीनों तक कंपनी बोनस अंशों के अतिरिक्त नए अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती. 11वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, द बायबैक कैन नॉट बी डन थ्रू अ सब्सिडरी और इन्वेस्टमेंट कंपनी. क्रय वापसी किसी सहायक अथवा विनियोजन कंपनी द्वारा नहीं की जा सकती. 11 के 11 कंडीशंस मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में. चलिए चलते हैं इसके वीडियो के दूसरे क्वेश्चन की तरफ. दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? डिस्कस द कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड इन केस ऑफ अमेलगेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर. हिंदी में बोले तो समामेलन की दशा में विलय के रूप में पूर्ण की जाने वाली शर्तों की व्याख्या कीजिए. चलिए चलते हैं इसके आंसर की, देखते हैं इसका आंसर. अमलगेशन इन द नेचर ऑफ अ मर्जर. Amalgamation in the nature of merger is an amalgamation which satisfied all of the following condition. विलय की प्रकृति का एकीकरण. विलय की प्रकृति का एकीकरण ऐसा एकीकरण है जो निम्न शर्तें पूरी करता है. पहला है, all the assets and liabilities of the transferor company become after amalgamation the assets and liability of the transferee company. यानी कि हस्तांतरण करने वाली कंपनी की समस्त संपत्ति एवं दायित्व एकीकरण के बाद हस्तांतरण कर पाने वाली कंपनियों की संपत्तियां और दायित्व बन जाते हैं. बहुत ही इजी पॉइंट है. शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी अदर देन द इक्विटी शेयर ऑलरेडी हेल्ड देयर इन द इमीडिएटली बिफोर द अमलगेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी और इट्स सब्सिडरी और देयर नॉमिनीज बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द अमलगेशन. यानी कि एकीकरण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हस्तांतरण करने वाली कंपनी के अंशधारक जो कि समता अंश पूंजी के अंकित मूल्य के 90% से कम न हो हस्तांतरण पाने वाली कंपनी की समता अंशधारी बन जाते हैं. एकीकरण होने के तुरंत पहले हस्तांतरण पाने वाली कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी अथवा उनकी नामित कंपनी के समता अंशधारी बन जाते हैं. थर्ड पॉइंट, द कंसिडरेशन ऑफ फॉर द अमलगेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी who agree to become equity shareholders of the transferee company is discharged by the transferee company wholly by the issue of equity shares in the transferee company with the exceptions that cash may be paid only in a respect of fractional share. यानी कि हस्तांतरण करने वाली कंपनी के वे समता अंशधारी जो कि हस्तांतरण पाने वाली कंपनी के समता अंशधारी बनने को सहमत होते हैं उन्हें एकीकरण के परिणाम स्वरूप जो प्रतिफल प्राप्त होता है वह हस्तांतरण पाने वाली कंपनी द्वारा पूर्ण रूप से अपनी कंपनी के समता अंश निगमित करके चुकता किया जाता है. इस अपवाद के साथ कि अतिरिक्त नगद रुपया केवल आंशिक अंशों के लिए ही दिया जा सकता है. फोर्थ पॉइंट, द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी केयर ऑन आफ्टर द अमलगेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी. एकीकरण के बाद हस्तांतरण पाने वाली कंपनी द्वारा हस्तांतरण करने वाली कंपनी के व्यवसाय को चालू रखने का इरादा हो. नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी. हस्तांतरण करने वाली कंपनी की संपत्तियों व दायित्वों के पुस्तकीय मूल्यों को जब हस्तांतरण करने वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है तो लेखांकन नीतियों के में एकरूपता और को निर्धारित करने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाता. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. मैंने इसको पूरे पाँचों पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में. चलिए चलते हैं वीडियो के तीसरे क्वेश्चन की तरफ. चलते हैं. तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर्स issued as a collateral security? Explain how will it be shown in the books of account. हिंदी में बोलूँ तो समापवर्षिक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए. लेखा पुस्तकों में इसे कैसे दिखाया जाता है? चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ. थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन का. इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. Issue of debenture as a collateral security means
the issue of debentures as a secondary security against some loan taken by the company. If the loan is paid back, those debentures are returned to the company. If the lender's claim is it not fully satisfied by the sale proceeds of the principal securities, the lender will claim the remaining balance of his claim against the debentures issue as collateral security. समर्थक ऋणधार के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन का अर्थ है कंपनी द्वारा किए गए किसी ऋणी के प्रति सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। यदि ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो ये ऋण पत्र कंपनी को लौटा दिए जाते हैं। यदि मुख्य प्रतिभूति की बिक्री की राशि से ऋणदाता के दावे का पूर्ण निपटारा होता तो ऋणदाता दावे की बाकी राशि समर्थक ऋणधार के रूप में निर्गमित इन ऋण पत्रों से जब्त करेगा। समर्थक ऋणधार के रूप में ऋण पत्रों के निर्गमन को रिकॉर्ड करने की दो विधियां हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द इश्यूज ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। पहला मेथड देखेंगे, नो डिवेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। पहले पॉइंट में यानी कि हिंदी में मैं बोलूँ तो पहली विधि के अंतर्गत निर्गमन के लिए कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, लेकिन समर्थक ऋणधार के रूप में निर्गमित ऋण पत्रों के बारे में बैलेंस शीट में केवल एक टिप्पणी दी जाती है। सेकंड मेथड क्या कहता है देखते हैं। एन अकाउंटिंग एंट्री इज मेड फॉर द इशू ऑफ डेबिटिंग द डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द डिवेंचर्स अकाउंट। दूसरे पॉइंट पर क्या कहता है देखते हैं। दूसरी विधि के अंतर्गत इनके निर्गमन के लिए ऋण पत्र उच्च खाते यानी कि डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट को डेबिट करके और ऋण पत्र के खाते को क्रेडिट करके एक लेखा प्रविष्टि की जाती है। यानी कि एक स्पेशल डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट जो होता है उसमें से शेयर्स को डेबिट करके डिवेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है जब हम किसी को कोलेटरल के रूप में अपने डिवेंचर जारी करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा कि अकाउंट्स की बुक में इसके कैसे एंट्री होती है। एग्जांपल देखते हैं। द कंपनी हैड इशूड 4000 14% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक फॉर कैश एट पार डिवेंचर्स। It had also deposited with the State Bank of India 5000 14% debentures for ₹100 each as a collateral security against a loan of 5 lakh advanced by the bank. So how would you record the above books of the company? इस illustration से आप समझ जाएंगे कि आप जब इसका रिकॉर्ड अकाउंट्स की बुक में करते हैं तो उसको कैसे करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट मेथड के लिए क्या करेंगे देखेंगे अलग से, और सेकंड मेथड के लिए देखेंगे अलग से। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आप इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करेंगे तो मैं आपको इंग्लिश में ही समझाऊंगा। अंडर दिस मेथड नो जर्नल एंट्री विल बी मेड फॉर द डिवेंचर्स इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी बट द फैक्ट विल बी एग्जिबिटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यानी कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया कि फर्स्ट स्टेप में आप डिवेंचर्स को जब इशू करेंगे तो उसमें आपकी जर्नल कोई एंट्री होगी नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट में उसकी नॉर्मल सी एंट्री होगी और वो हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। यानी कि सिक्योर्ड लोन्स 4000 14% फॉर 100 4 लाख के लिए और लोन के लिए वो 5 लाख के लिए अलग से। मैं जो इम्पोर्टेंट है वो है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में देखते हैं क्या है। सेकंड मेथड में जो कह रहा है वो है अंडर दिस मेथड अ जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ अ डिवेंचर। यानी कि जो मैंने एंट्री बताई थी आपको कि डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डिवेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी कि जो उन्होंने 5 लाख के शेयर्स बैंक को सिक्योरिटी के रूप में जारी करे थे 5 लाख के लोन के अगेंस्ट, उसके लिए जो एंट्री होगी वो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को 5 लाख रुपए से हम डेबिट करेंगे टू 14% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख के लिए क्रेडिट कर देंगे उसको। और द अबव एंट्री इज ओनली फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। द एंट्रीज फॉर द बैंक लोन एंड द इशू ऑफ डिवेंचर्स टू द पब्लिक विल बी सेपरेटली मेड एज यूजुअल। यानी कि लोन हम जो बैंक से लेंगे उसके लिए अलग से एंट्री करेंगे और जो पब्लिक के लिए इशू करेंगे उसके लिए अलग से एंट्री करेंगे। यानी कि बैलेंस शीट में इसको दिखाने का जो तरीका होगा वो कुछ ये होगा। आप देख लें, लाइबिलिटी साइड में हम आपको सिक्योर्ड लोन्स दिखा देंगे 9 लाख रुपए के टोटल। लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए हम 5 लाख के लोन दिखा देंगे अलग से और बैंक के लिए 9 लाख की असेट साइड में बना देंगे और डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट जो हम डेबिट करेंगे उसको असेट साइड्स में 5 लाख रुपये से दिखा देंगे। ये हमारे बैलेंस शीट का मोटिव होगा। चलिए चलते हैं आज की वीडियो के 4th क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं इस वीडियो में लूँगा। चलिए चलते हैं वीडियो के 4th क्वेश्चन की तरफ जो है व्हेन इज एन असेट क्लासिफाइड एज करंट असेट्स एज पर रिवाइज शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट एक्सप्लेन। हिंदी में क्वेश्चन जो है वो है परिसंपत्ति को कंपनी अधिनियम की संशोधित अनुसूची 6 के अनुसार चालू परिसंपत्ति के रूप में कब वर्गीकृत किया जाता है, व्याख्या कीजिए।
चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर की तरफ क्या कहता है, करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। ए करंट असेट्स, दीज आर असेट्स लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। द आइटम्स अंडर दिस may include इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, निवेशों पर उपार्जित ब्याज, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे, और लूज टूल्स, औजार। स्टॉक इन ट्रेड, द मोड ऑफ वैल्यूएशन शुड बी स्टेटेड। मूल्यांकन विधि भी बतानी चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड। और वर्क इन प्रोग्रेस, द मोड ऑफ वैल्यूएशन शुड बी स्टेटेड इन दिस केस ऑल्सो, यानी कि निर्माणाधीन काम, इसकी भी मूल्यांकन विधि बतानी चाहिए। सन्ड्री डेप्टर्स, यानी कि विविध देनदार। डिटेल्स इन रिस्पेक्ट विद द सन्ड्री डेप्टर्स आर गिवन टू एज फॉलोज, यानी कि जो डिटेल इनके लिए हमें दी गई हैं वो हैं डेब्ट्स आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 months, यानी कि ऋण जो 6 महीने से अधिक अवधि से बकाया है। बी पार्ट अदर डेब्ट्स, यानी कि अन्य ऋण, इसमें भी सब पार्ट हैं इसके कुछ, वो हैं डेब्ट्स कंसीडर्ड गुड इन एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कंपनी इज फुली सिक्योर्ड। डेब्ट्स कंसीडर्ड गुड फॉर विच द कंपनी होल्ड्स नो सिक्योरिटी अदर देन द डेब्टर्स पर्सनल सिक्योरिटी। डेब्ट्स कंसीडर्ड डाउटफुल और बैड। तीनों पॉइंट मैं हिंदी में बताऊंगा अब। ऋण जिन्हें प्राप्य समझा जाता है और जिनके बारे में कंपनी पूर्णतः सुरक्षित है। ऋण जिन्हें प्राप्य समझा जाता है और जिनके लिए ऋणी की व्यक्तिगत जमानत के अलावा कोई अन्य जमानत नहीं है। ऋण जो संदिग्ध और अशुद्ध समझे जाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज रिक्वायर्ड टू बी शोन अंडर द सब हेड रिजर्व्स और फॉर डाउटफुल एंड बैड डेब्ट्स ऑन द लाइबिलिटी साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। बिलो द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैश बैलेंस ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस, यानी कि संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के लिए किए गए प्रावधान को बैलेंस शीट के देयताओं की ओर संचितियाँ और अतिरिक्त शीर्षक के नीचे संदिग्ध और अप्राप्य ऋणों के लिए संचित्य उपशीर्षक के रूप के अंतर्गत दिखाना आवश्यक है, रोकड़ शेष और बैंक शेष में। चलिए चलते हैं, आंसर बहुत ही छोटा था आपका। अब चलते हैं वीडियो के 5th क्वेश्चन की तरफ। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। मुझे इन दोनों पॉइंटों में से इंपॉर्टेंट यही पॉइंट लगा, इसलिए मैंने इसी पॉइंट को लिया। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कौन से होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के चलते हैं आंसर की तरफ। हिंदी में बोलूँ अगर मैं इस पॉइंट को, तो गैर निष्पादनशील परिसंपत्तियाँ। चलिए चलते हैं वीडियो आंसर देखते हैं। मीनिंग ऑफ एनपीएस: ए परफॉर्मिंग असेट इज एन एडवांस विच जनरेट्स इनकम टू द बैंक बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। ए नॉन परफॉर्मिंग असेट इन द बैंकिंग सेक्टर may be referred to as an assets not contributing to the income of the bank or which does not generate income for the bank. In the other words, an advance account which ceases to yield incomes in a non-performing assets. If the customer do not repay principal amount and interest for a certain period of time, then such loans become non-performing assets. हिंदी में बताऊँ मैं आपको इसकी। एक निष्पादित परिसंपत्ति एक अग्रिम है जो ब्याज और अन्य शुल्कों के माध्यम से बैंक को आय प्रदान करता है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज़ होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का। बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्ति को ऐसी संपत्ति के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो बैंक की आय में योगदान नहीं करती है या जो बैंक के लिए आय प्रदान नहीं करती है। दूसरे शब्दों में, एक अग्रिम खाता जिससे आय प्राप्त होना बंद हो गई है एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति है, यानी कि वो सोर्स जिससे इनकम आना बंद हो जाता है वो हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहलाता है। डिटेल के लिए आप इस डेफिनेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ, ऐसी संपत्ति, ऐसा लोन या ऐसा ऋण जिससे इनकम या आय आना कम हो गया है वो हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट कहलाता है। चलिए चलते हैं वीडियो के 6th क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थ्योरी पोर्शन मोटा मोटा मैं आपको कवर करवाऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में 60+ थ्योरी के आपके बन जाएंगे और आप एग्ज़ाम को 60 ठोस यानी कि सॉलिड मार्क्स के साथ पास कर पाएंगे। चलिए चलते हैं वीडियो के 6th क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द स्लिप सिस्टम ऑफ बैंक बुक कीपिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि हिंदी में बैंक पशुपालन की पर्ची पद्धति को स्पष्ट कीजिए। इस पद्धति के गण एवं दोष बताइए। स्लिप सिस्टम लेजर का और बैंक का बिल्कुल सेम होता है, मैं आपको वही बताऊंगा। बैंक के संदर्भ में उसका मैं आंसर दूंगा आपको। चलिए चलते हैं वीडियो के आंसर की तरफ। स्लिप सिस्टम ऑफ लेजर पोस्टिंग, वीडियो का आंसर। इन द स्लिप सिस्टम, पोस्टिंग इज मेड फ्रॉम स्लिप्स प्रिपेयर्ड अंडर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ और स्लिप्स फिल्ड बाय द कस्टमर्स।
The slip system is a method of rapid posting in books maintained under double entry principle. In this system, posting is done from slips and not from journal और कैश बुक्स। यानी कि इस प्रणाली में प्रत्येक पोस्टिंग स्लिप से की जाती है। यह पर्ची संगठन में ही बनाई गई है होगी अथवा ग्राहकों द्वारा तैयार की गई होगी। दोहरा लेखा पद्धति में पर्ची प्रणाली तीव्रता से खाताबही लिखने की विश्वसनीय विधि है। इस रीति में पोस्टिंग कार्य रोजनामचे अथवा रोकड़ बही से नहीं किया जाता बल्कि स्लिप से किया जाता है। स्लिप अथवा पर्ची वे फॉर्म हैं जिन्हें बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को विविध प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जैसे जमा पर्ची, निकासी फॉर्म आदि। द सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन इन द सिस्टम। Slips are loose leaves as they are given by the customer or by the bank staff. In a banking company, the main slips are pay-in slip, withdrawal slip, and checks. All these slips are filled by the clients of the bank. In fact, the slips or the vouchers dealt in a bank. यानी कि स्लिप्स मैं आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझाऊँ। जो स्लिप जब आप बैंक जाते हैं तो आप पैसा जमा करते हैं तो एक स्लिप भरते हैं, पैसा निकालते हैं तो स्लिप करते हैं जमा, और चेक्स जिससे हम पैसे का लेन देन करते हैं, ये हमारे सारे स्लिप सिस्टम के अंदर आते हैं। बैंक में क्लाइंट ही इसको भरता है, बैंक नहीं भरता है। बैंक हमें सिर्फ स्लिप प्रोवाइड करवाता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, यानी कि पे इन स्लिप, जैसे हम किसी से कभी माल खरीदते हैं तो उसके बदले एक स्लिप देते हैं। पे आउट स्लिप यानी कि जब हम किसी को माल बेचते हैं तो वो हमारा पे आउट स्लिप होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी है, और डिटेल में जानने के लिए आप इस डेफिनेशंस को एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। पहले देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ द स्लिप सिस्टम, यानी कि स्लिप प्रणाली के लाभ, यानी कि गण। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। इसमें गलतियों की संभावना कम हो जाती है। इट मिटिगेट्स द चांसेस ऑफ फ्रॉड। यह छल कपट रोकने में सहायक है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम सिंस स्लिप्स आर प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर देमसेल्फ। पर्चियाँ ग्राहकों द्वारा लिखी जाती हैं, इसलिए समय भी बहुत बचत होती है। इट प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एंड लेटर इन ऑडिट वर्क। आंतरिक निरीक्षण और अंकेक्षण में बहुत उपयोगी है। डिसएडवांटेजेस देखेंगे और बाद में मैं आपको इसका एक फॉर्मेट भी दिखा दूंगा। देयर इज ए रिस्क ऑफ लॉस ऑफ ए स्लिप सिंस दे आर लूज। पर्चियाँ खुली होने के कारण के खोने की गुंजाइश रहती है। देयर इज चांस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन बिकॉज दे कैन ईजिली बी चेंज और रिमूव। यानी कि पर्चियों में गड़बड़ी होने और खोने की संभावना रहती है, क्योंकि इन्हें आसानी से बदला जा सकता है या गायब किया जा सकता है। इन ए ब्रांच वेयर द नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन इज हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल देम एंड कीप प्रिजर्व्ड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। यानी कि बैंक सिस्टम में जब इनकी ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इनको हैंडल कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस सिस्टमेटिक मैनर में रखने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये इसका तीसरा डिसएडवांटेजेस होगा। मैं आपको एक बार स्लिप की दिखा देता हूँ। एक डेबिट वाउचर जो हमारे पे इन स्लिप की तरह के काम करता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है, देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो में आज के 7th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। चलिए चलते हैं आज वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़्यादा मैंने डिटेल एनालिसिस करवा दिया है थ्योरी पोर्शन का, जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में बचा है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊँ और सारे थ्योरी पोर्शन आपके लिए कवर करवाऊँ, जिससे आपको भी ज़्यादा दिक्कत हो, आप समझ ना पाएँ क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मैंने बहुत ही मोटे मोटे पॉइंट्स को समझा दिया है आज की वीडियो में। थ्योरी पोर्शन आज के लिए बहुत इनफ है, मोर देन इनफ, प्लेंटी अमाउंट में मैंने आपको क्वेश्चन को करवा दिया है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो करेंगे, इससे आपका शेयर के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, यानी कि शेयरों की गणना या फिर उनका मूल्यांकन कैसे होता है। 9वें क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ शेयर, डिस्कस इट्स वेरियस मेथड्स विद एग्जांपल। अंशों के मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। चलिए चलते हैं सीधा आंसर की तरफ। अगर आपको मैं डेफिनेशन बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं आपको डेफिनेशन से बहुत ही एक्सट्रैक्टेड फॉर्म बता दूंगा, जो आपके लिए मोर देन इनफ होगी। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इसका आंसर वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाले क्वेश्चन का आंसर। द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर डज नॉट अराइज इफ द शेयर्स आर quoted ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एज इट प्रोवाइड्स रेडी मीन्स फॉर ascertaining the value placed on such shares by the buyers and sellers. Even sometimes the quotations of the stock exchange does not present true value of shares, so the valuation of share has to be done by the expert valuer by adopting sound and the reasonable basis. यानी कि अंशों के मूल्यांकन की समस्या उस समय उत्पन्न नहीं होती जब अंश
स्कंद बाजार में या फिर शेयर बाजार में प्रदर्शित हुए हों, क्योंकि यह क्रेता और विक्रेता द्वारा तय किए गए माध्यमों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कभी कभी तो स्कंद बाजार में प्रदर्शित मूल्य भी अंशों के वास्तविक मूल्य को नहीं दर्शाते, इसलिए अंशों का मूल्यांकन किसी विशेषज्ञ के स्पष्ट एवं निर्णयात्मक मूल्यांकन को आधार मानकर स्वीकार करना चाहिए। यानी कि कभी कभार जब हमारी स्टॉक जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, उनकी प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो पाती, वैल्यूएशन उनकी मतलब सही उनका मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका प्रॉपर रूप से मूल्यांकन करना ही वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कहलाता है। इसके कई प्रकार के मेथड होते हैं। बहुत ही हाई लेवल के आदमी जो एक नॉलेजेबल पर्सन होता है शेयर्स के मामले में, उसके द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि वैल्यूएशन किया जाता है। चलिए चलते हैं इसके मेथड की तरफ, कौन कौन से मेथड इसमें यूज़ होते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जिन विधियों से शेयर का मूल्यांकन किया जाता है। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आर क्लासिफाइड एज अंडर नेट असेट्स मेथड, यानी कि इंस्ट्रिंसिक वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। हिंदी में शुद्ध संपत्ति विधि, आंतरिक मूल्य व समापन मूल्य विधि, लाभांश आय विधि, उपार्जन क्षमता विधि, उचित मूल्य विधि। पहले मेथड का डिटेल एनालिसिस। दिस मेथड इज कंसर्न्ड विद असेट backing per share and may either on the view that the share is not going concerned on the fact of the company is being liquidated। हिंदी में मैं आपको समझाऊं तो यह विधि शुद्ध संपत्ति विधि, यह विधि प्रत्येक अंश पर समर्पित संपत्तियों से संबंधित है तथा इस तथ्य पर आधारित है कि कंपनी चालू प्रवृत्ति की है और अथवा समापन की ओर है। इस विधि को आंतरिक मूल्य विधि भी कहते हैं। दूसरे इस विधि को समापन मूल्य विधि या संपत्ति समर्थित विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत अंश के मूल्य जानने के लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध दृश्य संपत्तियों का अनुमान लगाया जाए, यानी कि जब जो असेट्स आपके कंपनी में या फिर आपकी फर्म में वर्क कर रही हैं उनके टोटल इवैल्यूएशन लगाकर शेयर की वैल्यू को टोटल इवैल्यूएट किया जाता है इस मेथड के अंतर्गत। और जो हमारा सेकंड मेथड होगा इसमें ये थोड़े ज़्यादा एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हाँ, डिविडेंड यील्ड मेथड। As stated earlier, that one is maintain limitation of net asset method is that it can be used at the time of liquidation only, but the shareholders are always interested in knowing the value of share in terms on the return of their investment. He compares his returns with the price paid by him for the share. Therefore, under this method, the value of share is calculated by comparing the expected rate of dividend with the normal rate of dividend, यानी कि जिस रेट पर उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि डिविडेंड किस रेट पर मिलेगा और जो नॉर्मल रेट जो कंपनी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जब उसको डिवाइड करके पेड अप वैल्यू पर शेयर, यानी कि जो वैल्यू का पेड अप होगा शेयर का पूरा, उससे गुणा कर हम शेयर की वैल्यू निकालते हैं। कैलकुलेशन के ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। इस वाले फॉर्मूले को ढंग से एक बार कर लीजिएगा। डिविडेंड यील्ड मेथड में आपको बस इतना ही लिख देना है कि जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड से डिवाइड कर पेड अप वैल्यू पर शेयर से गुणा किया जाएगा तो हमारी वैल्यू ऑफ शेयर डिविडेंड यील्ड मेथड से निकल जाएगी। मेथड में तीसरे की तरफ चलते हैं, अर्निंग कैपेसिटी मेथड। इसमें क्या है, इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा। जब रेट ऑफ अर्निंग को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर पेड अप पर वैल्यू शेयर से गुणा किया जाएगा तो हमारी वैल्यू ऑफ शेयर अर्निंग कैपेसिटी मेथड से भी निकल जाएगी। फॉर्मूला है, डेफिनेशन पढ़ने के लिए आपके पास बुक है, इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर डाल देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा सभी ब्लॉक्स और यूनिट्स की। और इसमें भी हमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लास्ट पॉइंट जो हमारा है आज की वीडियो का ये है फेयर वैल्यू मेथड। इसमें हम दो फार्मूलोज़ का यूज़ करेंगे, इन दोनों फार्मूलों को एक बार रट लीजिएगा। मैंने आपको वीडियो में सारी मोटी मोटी थ्योरी आज की कवर करवा दी है, जाकर देखिएगा अपने हमारे यूट्यूब चैनल डिग्री प्लेटफॉर्म पर। ये वीडियो आज रात तक आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। जाइए, वीडियो को प्यार दीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ वीडियो पर 100 आ रहे हैं। अब की बार हमारी वीडियो में टारगेट है 50 लाइक्स और 500 प्लस व्यू। क्या ये हो पाएगा? आप हमें कमेंट में जाकर बताइए वीडियो में क्या कमी है, वीडियो को कैसे और बेटर किया जा सकता है, क्योंकि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने का आपको प्रॉपर रूप से वो दिया है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, सॉल्व असाइनमेंट, इग्नू से रिलेटेड और भी अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप जाइए,
वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शॉर्ट्स में हम आपको डिटेल्स टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। शॉर्ट्स देखिए वीडियो के, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए हमारे के। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ दिनों में हम डेवलप करके उनका लिंक भी पेस्ट कर देंगे चैनल पे, तो वहाँ भी अपना प्यार दिखाइए और चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। 24 तारीख के एग्ज़ाम में अपने भाइयों को और बहनों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो वीडियो को प्यार दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम कोड के लिए हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।